Hello students, today in this video lecture we will start with our next chapter that is our changing earth. इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. लिथोस्फीयर आपको सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. लिथोस्फीयर होता है जिस लेयर के ऊपर हम रह रहे हैं, दैट इज़ लिथोस्फीयर. जब ये लिथोस्फीयर जो है अलग अलग पीसेस में ब्रेक होती है, टूटती है, उन्हें बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है. और जो मतलब कि ये प्लेट्स कोई बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स नहीं समझेंगे आप इसको, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं. जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के ऊपर है. मतलब कि ये प्लेट इतनी बड़ी है कि इंडिया इज़ ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. तो इतनी बड़ी बड़ी ये प्लेट्स होती हैं. तो अर्थ का जब पार्ट वो पीसेस में टूटता है उन्हें बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और ये प्लेट्स जो हैं हर साल कुछ मिलीमीटर्स ही जो हैं ये मूव करती हैं. अब आप बोलोगे ये मूव कैसे करती हैं. अब दूसरे क्या है, अब अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ देखेंगे तो उसमें क्या है, मैग्मा है. ठीक है. मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ लावा जिसको बोलते हैं. मॉल्टन मैग्मा है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म में. जब वो लावा जो है, जब वो बॉयल हो रहा है समझ लो, तो क्या होगा, ऊपर जो प्लेट्स हैं वो क्या करेंगी, वो धीरे धीरे मूव तो करेंगी. एक एक्सपेरिमेंट ले लो. सपोज़ करो आप पानी बॉयल करते हो. पानी बॉयल करोगे, उसके बीच में आप क्या डालोगे, छोटा सा पेपर डालोगे. आपने कागज़ का टुकड़ा डाल दिया, तो आप देखोगे कागज़ का टुकड़ा वो एक जगह तो रहेगा नहीं, वो क्या हो रहा है, वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो वैसे ही लावा जो है जब अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मैनर में वो मूव करता है तो ये प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं. ठीक है. और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ में चेंजेस आते हैं. जो अर्थ की सरफेस है उनमें चेंजेस आते हैं. अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये जो अर्थ की में जो चेंजेस आती हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड. मतलब जो अर्थ के अंदर हो रही हैं दैट इज़ एंडोजेनिक, और जो अर्थ के बाहर हो रही हैं दैट इज़ एक्सोजेनिक. अब देखिए अर्थ की मूवमेंट इस चार्ट से हम समझेंगे. ये देखिए एंडोजेनिक हो गई इनसाइड. अब देखो सडन फोर्स, एकदम से सडन फोर्स होती है तो उससे क्या आता है, अर्थक्वेक आते हैं. आपको दिखती तो नहीं है ना, वो वॉल्केनोज जैसे इरप्ट होते हैं, लैंडस्लाइड्स आना, ये क्या है, दे आर एंडोजेनिक फोर्सेस. और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं जो धीरे धीरे होती हैं. ठीक है. जो मूवमेंट धीरे धीरे होती हैं, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स. अब पहाड़ क्या एकदम से तो नहीं रातों रात बन जाएंगे कि आप सुबह उठे सामने आके पहाड़ खड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता. तो ये धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे लैंडस्लाइडिंग होगी, धीरे धीरे पार्टिकल्स जुड़ के आएंगे, तो उससे ये बिल्डिंग मोमेंट्स होते हैं, माउंटेन्स जो है वो बनते हैं. एक्सोजेनिक होगी जो बाहर मूवमेंट्स आपको दिखती हैं, जैसे इरोजन हो गया. इरोजन तो आपको दिख रहा है, मिट्टी कट के जा रही है, पानी के साथ बह के जाएगी. रिवर्स की जो मूवमेंट है, हवाएं चलना, विंड, सी वेव्स जो आती हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, एवलांचेस आते हैं, टूटते हैं ग्लेशियर्स बड़े बड़े. तो ये सब क्या आ गए, ये आ गए एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है. अब जब सडन मूवमेंट अर्थ में होती है, अब देखो अर्थ में क्या हुआ, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब वो मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो तब क्या आता है, सडन मूवमेंट हो जाती है अर्थ में. और उस टाइम पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हमारे अर्थ के ऊपर दिखता है. अब कभी देखो अर्थक्वेक आया तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. अब वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे कि वॉल्केनो कैसे काम करता है. अब ये देखिए वॉल्केनो, ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, ये वॉल्केनो है. ये देखिए ये मेंटल है, हमारी सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है. और ऊपर वाली लेयर क्या है, क्रस्ट है. ये मेंटल आ गई. अब मेंटल के नीचे क्या है, कोर. अब ये देखो कहीं से भी अगर ये पॉइंट रह गया है, ये खुल गया पॉइंट, समझो. अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब ये आपस में ऐसे, तो यहाँ से पॉइंट तो खुला होगा ही ना. तो यहाँ से क्या है, ये मोल्टन मैग्मा जब बॉयल कर रहा होता है तो मोल्टन मैग्मा एकदम से मूवमेंट होती है, तो मोल्टन मैग्मा ये ऊपर, ये जो आ गया ये होता है क्रेटर. इसको बोलते हैं वेंट, मतलब एक रास्ता बन गया. अब वेंट के थ्रू ये ऊपर आ जाता है और ये क्रेटर है, इसके मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. जो बाहर निकलता है, जब बाहर आके वो जब लावा निकलता है तो धीरे धीरे ठंडा होके तो वो कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, हमने पहले भी मैंने समझाया है, वो अलग चैप्टर है हमारा. उसके बाद उसके साथ साथ क्या है, लावा के साथ साथ गैसेस भी निकलती हैं, ऐश राख भी निकल रही है. और कुछ लावा होता है जो अंदर ही ठंडा होता है. ठीक है. ये आ गया. तो ये आ गया मैग्मा चैम्बर, जहाँ से लावा जो है निकलता है. इस तरह से ये काम करता है. वैसे ही अर्थक्वेक की बात करें, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या होता है, मूव करें आप, क्या होता है अर्थक्वेक में, आपको क्या फील होता है, वाइब्रेशंस फील होती हैं.
वाइब्रेशंस हिलती हुई नज़र आती है ना, खिड़कियाँ हिलेंगी, फ़ैन हिलेगा, वो क्या होता है, दे ऑल ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो मेन पॉइंट होता है जो जहाँ से ये अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस होता है मेन पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक आता है, और फोकस के जो ऊपर है, फोकस के ऊपर वाला जो मेन पॉइंट है अर्थ के ऊपर, उसे बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और डैमेज कैसे होता है, वाइब्रेशन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगी तो डैमेज कम होगा, लेकिन जहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा, जो एपिसेंटर होगा, उसके आसपास के एरिया में जो डैमेज है ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे वाइब्रेशंस क्या होती हैं, जैसे जैसे दूर जाती जाती हैं तो वो डिक्रीज़ होती जाती है, कम होती जाती हैं। तो ये सबको क्लियर हुआ अर्थक्वेक कैसे आते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है पी वेव्स, जिनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स, जिनको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स, जिनको बोला जाता है सरफेस वेव्स। चलिए आगे देखें। अब अर्थक्वेक को आज तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं बना है जो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकें, मतलब कि हमें पता होगी अर्थक्वेक आने वाला है और हम अपनी प्रिपरेशन कर ले कि हाँ हमें किस तरह से बचाव करना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ एक कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब अर्थक्वेक आने से पहले जो समंदर में या पॉन्ड्स में फिशेज़ हैं उनके बिहेवियर में चेंज आता है। अब ऐसा तो कोई होता नहीं कि कोई पॉन्ड के या सी के किनारे बैठा और फिशेज़ का बिहेवियर देख रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कभी आप बैठे हैं कभी या समंदर में हैं तो फिशेज़ के बिहेवियर में थोड़ा एकदम से वो ज़्यादा जंप करना स्टार्ट कर देंगी, तो इससे लगता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। अच्छा, स्नेक्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनको वाइब्रेशंस पहले फील हो जाती हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। तो ये कुछ लोकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे अर्थक्वेक की, जो भुज में आया था, ठीक है। गुजरात के भुज में अर्थक्वेक आया था इन 2001, 26 जनवरी 2001 में आया था। रिपब्लिक डे था उस दिन, बच्चे बड़े ज़ोर शोर से स्कूल में गए थे, प्रोग्राम था, फंक्शन था। तो कितना आया था, 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। ये सबसे ज़्यादा माना जाता है रिक्टर स्केल के ऊपर। इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 6.9 की थी। इसने क्या किया था, स्कूल जो थे बहुत वर्स्टली इफ़ेक्ट हुए थे। 971 स्टूडेंट एटलीस्ट और 31 टीचर्स थे जो क्या हो गए थे, इसमें उनकी डेथ हो गई थी। सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी। और 3 दिन तक तो मतलब लोगों तक खाना पीना, कोई भी जो हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि जितनी भी ये टेलीफोन लाइंस थी, हर एक जो वाटर पाइप लाइंस थी, हर एक जो थी वो क्या हो जाती, डिसकनेक्टेड हो गई हुई थी, सब टूट गई हुई थी, डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो 3 दिन तक तो समझ ही नहीं आया। गवर्नमेंट को भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी लोगों तक जो है सामान रिलीफ पहुँचाने में, ठीक है। और उसके बाद पूरी सिटी में आग लग गई थी। अब आग कैसे लगेगी, देखो आप कहोगे अर्थक्वेक से। अब अर्थक्वेक आया, घरों में सिलेंडर्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, जो भी हैं, तो उनमें क्या हो गया, सिलेंडर्स फट गए, आग लग गई, इससे चारों तरफ आग वगैरह लग गई, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने फिर क्या किया कि जब एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एमरजेंसी का डिक्लेयर का मतलब होता है कि जब एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तब बाकी सारी स्टेट्स जो हैं उस स्टेट की हेल्प करती हैं, फंड्स रेज़ किए जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। और सीएम ने, जो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने भी दिल्ली गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से अपील की कि उनकी हेल्प की जाए, इसको नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो घोषित कर दिया जाए। अब अर्थक्वेक है, उसको मेजर करने के लिए जो मशीन होती है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ये देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड अर्थ की जो है वो कितने इंटेंसिटी का आया है उसको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे। 2.0 का आया हो तो बहुत कम है, हम फील भी नहीं करते उसको। 5.0 का अगर आ जाए तो डैमेज हो जाता है, चीज़ें गिर जाती हैं, बिल्डिंग्स टूट के गिर जाती हैं। तो आप सब देखिए 5.0 का अगर आया है तो बिल्डिंग्स गिर रही हैं। तो सपोज़ करिए गुजरात में 6.9 का आया था तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। तो 6.0 का जो है हायर मैग्नीट्यूड का माना जाता है, और 7.0 तो बिल्कुल ही क्लासीफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। तो भुज में कितना आया था, 6.9। अब इस केस स्टडी को बड़ी सारी हाइलाइट्स मिली थी, न्यूज़पेपर्स में बड़ी न्यूज़ वगैरह आई थी इसके बारे में। अब अर्थक्वेक जब आ जाता है, हमें पहले तो नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आया, सबसे पहले तो एक सेफ स्पॉट देखो कि कहाँ आप उस टाइम पे छुप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो किचन के जो काउंटर्स होते हैं, टेबल के नीचे, आप टेबल या डेस्क के नीचे, या जो वॉल्स होती हैं उनके कॉर्नर्स में, कोने में खड़े हो जाइए, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं।
और जो आग वाली चीज़ें होती हैं जैसे स्टोव्स हो गए किचन में, या जहाँ पे विंडोज़ होती हैं, क्योंकि विंडोज़ टूटती हैं तो शीशे से आपको लग सकती है उन विंडोज़ के, तो उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। आग वाली जगह, विंडोज़ वगैरह से दूर रहना है। और लोगों घबराने के बजाय लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। अवेयरनेस ये नहीं है कि घबरा के बस एक दूसरे को धक्का देते और निकल गए, नहीं, अपनी भी सेफ्टी रखनी है और कोशिश करनी है दूसरों को भी सेव किया जाए। कैसे? स्प्रेडिंग अवेयरनेस। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। अब देखिए, जब अर्थ में चेंजेस आती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी बनती हैं। अब ये क्या है, कैसे बनती हैं? जैसे वेदरिंग और इरोजन, ये दो कारण हैं, ये 2 एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ में अलग अलग क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। अब देखिए, वेदरिंग में क्या होता है, जैसे कोई पत्थर है, कोई बड़े बड़े पहाड़ हैं, लगातार 1000 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक उसके ऊपर बारिश भी पड़ रही है, सन की हीट भी पड़ रही है, तूफान भी चल रहे हैं, धीरे धीरे वो टूट के गिरते हैं। जब टूट के गिरते हैं तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। इरोजन, अब देखो इरोजन से क्या होता है, वाटर से, विंड से, आइस से क्या होता है, वो इरोड हो जाती है लैंड जो होती है। और जब इरोड होके जा रही है, जब वो बह के जा रही है, मिट्टी, रेत या आइस जो भी है, तो कहीं जाके तो वो डिपॉजिट होगी ना। जहाँ जाके वो डिपॉजिट हुई वहाँ पे क्या बन जाता है, एक डिफरेंट लैंडफॉर्म बन जाती है। ये क्लियर हो गया। अब कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है, अब रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है। अब जो रिवर होती है, देखो रिवर अपने साथ क्या करती है, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से रिवर, ये हार्ड रॉक होती है, हार्ड रॉक से रिवर क्या आ रही है, पूरे प्रेशर से नीचे गिर रही है। और उसके नीचे जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो उनमें क्या बना रही है, उनको काटते जा रही है। लगातार जब पानी गिर रहा है तो सॉफ्ट रॉक्स अपने आप कट रही हैं, तो उसने एक पूरा एक रास्ता बना लिया इस तरह से, उसको बोला जाता है वाटरफॉल। अब जब ये रिवर जब रास्ते में जा रही है, रिवर यहाँ से टर्न करती है, यहाँ से टर्न लेती है, ठीक है, टर्न जब लेती है, और जो वो टर्न और ट्विस्ट जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मिएंडर्स, ठीक है। ये एक तरह का लैंडफॉर्म हो गया। जैसे जब रिवर जाती है तो सीधी तो नहीं जाती ना, इधर इधर टर्न लेती है, जो टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है मिएंडर्स, ठीक है। अब मिएंडर्स जब टर्न और ट्विस्ट ले रही है तो अपने साथ ऑब्वियसली रिवर क्या ला रही है, डिपॉजिट्स भी ला रही है, मिट्टी भी ला रही है, जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो सब अपने साथ ला रही है। तो उसके साथ क्या होता है, जैसे रिवर यहाँ से टर्न और ट्विस्ट ले रही है तो क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे बड़ी सारी मिट्टी डिपॉजिट हो गई है, तो यहाँ से रिवर को रास्ता नहीं मिला, तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसने अपना रास्ता यहाँ कर लिया, लेकिन पानी तो यहाँ पे है। तो ये जो शेप बनी, मतलब रास्ता तो चेंज कर लिया लेकिन यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया हुआ था, ये पूरी एक लैंडफॉर्म बन गई हुई थी, उसे बोला जाता है ऑक्सबो लेक। ये देखिए आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये देखिए रिवर है, पहले रिवर यहाँ से जा रही थी लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हो गई, उसको अपने साथ लेके आ रही है, तो यहाँ से उसको रास्ता नहीं मिला, उसने रास्ता चेंज कर लिया, तो ये साइड में जो बन गई ऑक्सबो लेक, बो शेप की है ना, तो ऑक्स के ऊपर जो बो होती है उसकी शेप, इसलिए ऑक्सबो लेक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेन एरियाज़ में जाती है, देखिए पहले जा रही है प्लेन एरियाज़ में जा रही है, इतना एरिया उसने कवर किया, अपने साथ क्या ला रही है, फर्टाइल सॉइल ला रही है, तो वो हो गए फ्लड प्लेन्स हो गए, ठीक है। और जो बैंक्स हो गए, अब यहाँ पे उसने क्या किया, जब फ्लड आया तो रिवर ने अपना रास्ता बड़ा कर लिया, ठीक है, यहाँ तक बह रही थी वो, तो उसने क्या किया, अपने साथ डिपॉजिट्स भी लाई थी फ्लड के साथ साथ, फिर धीरे धीरे फ्लड कम हो गया तो पानी का लेवल भी कम हो गया, तो फिर अपनी शेप में आ गई, तो ये जो रेज्ड बैंक बन गए, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट हो गई मिट्टी, इसको बोला जाता है लीव्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए डू यू नो में आपका दिया हुआ है स्मॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो बहुत सारे हैं लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है। और कौन सा है, और एक नियाग्रा फॉल्स है जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है। एक है विक्टोरिया फॉल, नियाग्रा और विक्टोरिया फॉल जो है ये लार्जेस्ट वाटरफॉल्स हैं, और एंजल फॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्लियर है। अब देखिए, अब डेल्टा, अब देखो रिवर जब जा रही है, रिवर जाती है, अब लास्ट में कहाँ, सभी रिवर्स कहाँ मिल रही हैं, उसके साथ छोटी छोटी रिवर्स भी आके मिल रही है, लास्ट में वो रिवर कहाँ जाके मिलती है, समंदर में जाके मिलती है। लेकिन समंदर अपने पास कुछ नहीं लेता, ये आपने सुना भी होगा। तो जो समंदर में जाने से पहले जितनी भी उसके साथ उसने डिपॉजिट्स लाए होते हैं रिवर में, वो एक जगह पे, समंदर में मिलने से पहले वो एक जगह पे आके उन डिपॉजिट्स को कलेक्ट कर देती है, छोड़ती जाती है, और वो एरिया जहाँ पे वो डिपॉजिट्स कलेक्ट होते हैं उस एरिया को बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। समंदर में जाने से पहले द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स, यहाँ से रिवर आई, यहाँ से रिवर आई, इनके माउथ के पास ये जो उन्होंने क्या करी, सारे डिपॉजिट्स कलेक्ट कर दिए, जो भी अपने साथ रेत मिट्टी जो भी लाई थी उसको बोला जाता है डेल्टा। क्लियर हो गया, ये वर्क ऑफ रिवर समझ आ गया।
अब हम देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स कैसे काम करती हैं। अब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं पानी के अंदर, पहाड़ होते हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर, ठीक है। क्या होता है, जो टाइड्स होती हैं, जो समंदर की लहरें होती हैं, पानी का प्रेशर होता है, वो उनके साथ टकराता जाता है, टकराता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसमें होल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। होल होता है, धीरे 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 वो क्या बन जाता है, और टकराया जा रहा है पानी, वो बड़ा 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 वो क्या बन जाती है, सी केव्स। आपने बड़ी सारी मूवीज़ में, कभी टीवी में आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल्स के ऊपर पानी के अंदर बड़े बड़े केव्स होती हैं। वो कैसे बनती हैं, वो पहले क्या था, पहाड़ था, लेकिन जैसे जैसे पानी का प्रेशर हुआ तो वो धीरे धीरे कटते गया, पत्थर टूटता गया और वो केव्स बन गई, उन्हें बोलते हैं सी केव्स। उसके बाद क्या हुआ, सी केव्स में धीरे धीरे वो पानी तो फिर भी टकराया जा रहा है ना, पानी ने टकराना बंद तो नहीं किया, वो सी केव्स बनी, पानी टकराता टकराता लास्ट में ये जो जैसे ये सी केव बन गई है, ये देखो यहाँ पे सी केव बन गई है। अब क्या हुआ, पानी टकराता टकराता वो पानी आर पार हो जाएगा, मतलब वो पूरे पत्थर को अंदर से खाली कर दिया उसने, तो वो क्या हो गई, वो होते हैं सी आर्चेस, ठीक है। सी आर्चेस के बाद क्या होते हैं, अब वही पानी फिर से टकरा रहा है, टकरा रहा है। अब ऊपर क्या रह गई है, सिर्फ छत रह गई है, आर पार हो गया। जब वो छत धीरे 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 वो छत भी गिर जाती है, जब वो छत गिर जाती है तो ये इस तरह से, ये देखो ये पत्थर इस तरह बन गया। ये पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन पहले सी केव बनी, फिर वो सी आर्च बना, फिर धीरे धीरे रूफ भी गिर गया, तो ये बन गया। इसको बोलते हैं स्टैक्स। क्लियर है, स्टैक्स। और सी क्लिफ क्या होता है, सी क्लिफ होता है, आपने देखा होगा समंदर के किनारे पे बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो साइड होती हैं उसके ऊपर हम चढ़े होते हैं, हम नीचे समंदर को देखते हैं। तो समंदर कैसा होता है, नीचे समंदर होता है तो इस तरह से शेप होती है ऐसे, और नीचे समंदर, नीचे से ये पत्थर पूरा कट गया होता है, तो ये पूरी जो क्लिफ बनी होती है उसको बोलते हैं सी क्लिफ। तो यहाँ तक। और सी वेव्स अपने साथ क्या लाती है, डिपॉजिट, जैसे पानी की लहरें बाहर आ रही हैं, समंदर की लहरें आ रही हैं, तो वो अपने साथ रेत ला रही हैं, तो वो क्या बनता है, जो रेत डिपॉजिट करते जा रहे हैं किनारों पे, उससे क्या बनते हैं, उनसे बनते हैं बीचेस। तो ये हो गया वर्क ऑफ सी वेव्स। अब रह गया हमारा वर्क ऑफ आइस। अब आइस क्या करता है, आइस जो है टू तरह की लैंडफॉर्म्स बनाता है, जैसे ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जब वो टूट कर नीचे आते हैं तो बड़ी सारी अपने साथ क्या ला रहे हैं, आइस ला रहे हैं, आइस मेल्ट होके गिरती जाती है। तो क्या होता है कि वो अपने साथ क्या कह रहे हैं, जब आइस गिरती है तो अपने यहाँ पे क्या बना देती है, एक पूरा प्रेशर के साथ गिरेगी, गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है, उसमें पानी कलेक्ट होता जाता है, तो वो क्या बनाती हैं, वो बड़ी सारी बड़ी ब्यूटीफुल लेक्स बना देती हैं, ठीक है। अब लेक बन गई, लेकिन बाकी जो बह के नीचे आई, ठीक है, उसने अपने साथ जो भी रेत मिट्टी अपने साथ लाई है वो साइड्स पे उनकी डिपॉजिट हो जाएगी, जो बर्फ़ के साथ, वो उनको बोला जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनाए आइस ने भी, कौन कौन से बनाए, एक बनाए ग्लेशियर लेक्स, एक बनाए ग्लेशियल मोरेन्स। नाउ द लास्ट वन इज़ वर्क ऑफ विंड। अब विंड कैसे काम करती है, अब देखो, आपने विंड देखे होंगे, क्या होता है कि पत्थर होते हैं जैसे बड़े बड़े, एक तो सैंड ड्यून्स बनाते हैं, सैंड ड्यून्स तो मोस्टली सबको पता ही है, जो रेत के पहाड़ होते हैं। अब विंड क्या होती है, आपने देखा होगा, उड़ रही हवा चल रही होती है रेगिस्तान में, ठीक है, डेजर्ट्स में, वहाँ पे धीरे धीरे जब उड़ रही होती है अपने साथ वो सैंड पार्टिकल्स को भी उड़ा रही है। तो रात को आपको कोई वहाँ पे पहाड़ नहीं दिखेगा, सैंड ड्यून नहीं दिखेगा, जब सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ये सैंड ड्यून कैसे बन गया, क्योंकि क्या हो रहा है, जो विंड होती है अपने साथ रेत को उड़ा रही होती है, धीरे धीरे वो रेत एक जगह डिपॉजिट हो रही होती है। जब वो डिपॉजिट होती जाती है तो वो क्या बन जाती है, इट मेक्स सैंड ड्यून्स, ठीक है। उसके बाद अब जब जैसे पत्थर है, अब हवा चल रही है, अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स को उड़ा रही है, तो क्या हो रहा है, होते तो रेत के ही पहाड़ है ना, तो वो रेत के पहाड़ एक टाइम पे आके थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो जैसे ये पहाड़ है, सपोज़ कर लो ये ऐसे करके पत्थर है, पत्थर ऐसे था, तो यहाँ से रेत चल रही है, रेत हैवी होती है तो वो ऊपर नहीं नीचे की तरफ ही उड़ेगी ना, इतनी उड़ेगी, तो यहाँ से उड़ रही है, यहाँ से ये इसके क्या कर रही है, ये भी कट रहे हैं उसके, ठीक है, ये सैंड के जो पीसेस हैं ये भी इसके साथ कट रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये मशरूम रॉक्स। जैसे मशरूम रॉक नीचे से नैरो होती है, ऊपर से वाइड होती है इस शेप में, तो वो वैसी बन जाती है, इसीलिए उनको बोला जाता है मशरूम रॉक्स, ठीक है। अब वही सैंड जब लार्ज एरियाज़ में आके डिपॉजिट हो जाती है उनको बोला जाता है लूजेस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट और लूजेस के ज़्यादा हम कहाँ पे देखते हैं, लार्ज डिपॉजिट्स ये ज़्यादातर हम देखते हैं इट फाउंड इन चाइना में जो गोबी डेजर्ट है वहाँ पे ये लूज जो है हम देख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमने पूरा क्लियर किया कि किस तरह से डिफरेंट एजेंट वेदरिंग और इरोजन की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं। वर्क ऑफ विंड पढ़ा, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड। तो आई होप सबको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।